नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मंच पे जुड़े हैं कार्तिक जी, लर्नर ऑफ द वीक। और हमने जो लास्ट लेक्चर में चालू किया था उसी कड़ी को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लर्नर का डाउट लेंगे और उस डाउट को एजुकेटर मतलब कि मैं यहाँ पे रिजॉल्व करने का एफर्ट करूंगा। तो साथियों, अनअकैडमी की नई पहल जिसमें कि एजुकेटर और लर्नर को हम रियल टाइम मैनर में कनेक्ट करने, स्टैब्लिश करने की एफर्ट कर रहे हैं। कोई भी डाउट लर्नर का किसी भी टॉपिक का, उसको एजुकेटर रियल टाइम मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज आपके सामने लर्नर ऑफ द वीक कार्तिक जी। तो कार्तिक जी, इस मंच पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो। मैं कार्तिक केशवानी हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और अभी तक मैं जैसे देख रहा था कि मैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम में अभी तक यूट्यूब पर देखता आ रहा था सर को। बट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉम एन अकेडमी के अब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लाइव इंटरेक्शन हो सकता है वर्चुअली, स्टूडेंट्स फेस टू फेस। एंड आई एम थैंकफुल फॉर एन अकेडमी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। कार्तिक जी, आपने किस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन किया था? आपका कौन से फील्ड में आपने ग्रेजुएट किया है और अब आप क्या कर रहे हैं इस समय? सर मैंने आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीबीए और एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग सर एमबीए। अच्छा, आप अभी But now I have yes ओके। sir, and but now I have a interest in administration services. ओके, तो So आप sir, I am preparing for sir, now I am preparing for sir RAS sir. तो आप अभी आरएस के प्रति ओरिएंटेशन है आपका। तो आपने बैकग्राउंड, आपने Yes जैसे sir, बताया, आपने बैकग्राउंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। तो क्या वजह रही कि yes sir. एमबीए के बाद में अब आरएस की तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसा क्यों, मतलब सोचा आपने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है, क्या लगता है आपको? ऐसा क्या वजह थी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से अब आपने आरएस की तैयारी का रास्ता चुना? Sir, just because के sir dedication toward the serve of to serve our nation sir, अच्छा अच्छा। to serve for our state sir, ओके, पब्लिक सर्विस में डेडिकेशन का public जो, service. ओके ओके, ये अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी बात है। और आपका यहाँ पे जो दायरा है, डोमेन, वो भी बढ़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और जो हमारी पब्लिक सर्विस होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, मध्य प्रदेश पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, सभी सर्विसेज में आपको कंप्लीट काफ़ी हद तक कई चीज़ों का प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अगर आप एमबीए करने के बाद किसी कंपनी में सर्व करते तो डिपार्टमेंटल जॉब, डिपार्टमेंटल डोमेन आपका डिफाइंड रहता है, लेकिन आपका यहाँ पे डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे कन्फाइंड रह के बहुत वाइड स्प्रेड होगा। तो ये एक एडमिट सर्विस का फायदा कि आप Yes उस sir. प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसीज को, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक अच्छा योगदान आप देश के विकास में दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, आप तैयारी करना चाहते हैं। तो पूछिए, आज आपका क्या सवाल है, किस टॉपिक का है और सवाल क्या है? सर मेरा टॉपिक है कि सर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कैसे वर्क करती है सर। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट, क्योंकि आज ही के दिन, आज ही लगभग 5-6 घंटे पहले आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करी है। आज ही आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करी है। तो आपका टॉपिक जो है वो करंट का भी है और आपका टॉपिक कन्वेंशनल। हम इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं और करंट में आज आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करी है। तो ये सवाल करंट और कन्वेंशनल को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो सवाल एकदम बिल्कुल वाजिब, टू दी पॉइंट सवाल। ठीक है, मैं आपको इस सवाल के थ्रू, इस करंट जो न्यूज़ आई, न्यूज़पेपर में भी आया और आज तमाम मीडिया में छाया रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की हम बात करेंगे। देखिए क्या है आपका आरबीआई। आरबीआई आज की तारीख में, आरबीआई बाय मंथली मतलब 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज करता है। सरकार ने आरबीआई एजेंसी, आरबीआई जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, उसको ऑथराइज कर रखा है अंडर सेक्शन 45 ZB, सेक्शन 45 ZB फोर्टी ऑफ फाइव जेड आरबीआई, पी आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का 1934 का एक्ट, उसमें सेक्शन 45 ZB के तहत आरबीआई ऑथराइज्ड है मॉनेटरी पॉलिसी को बताने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को पब्लिश करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी काम होते हैं वो आरबीआई करता है। तो ये तो एक चीज है। दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक टूल है जिससे कि हम इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो सरकार ने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उसको अचीव किया जाना है, तो वो टारगेट को अचीव करने का एक रास्ता, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल, जिससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये एक रास्ता है। तो आरबीआई
आज की तारीख में, इससे पहले आज से 3-4 साल पहले आपकी क्वार्टरली बेसिस पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आया करती थी, लेकिन 2016 में सरकार ने बदलाव करा, सेक्शन 45Z में अमेंडमेंट किया और एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिसके तहत अब आरबीआई बाय मंथली बेसिस पे आपका ये पॉलिसी रिलीज करता है, 2 महीने में एक बार। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर है, 6 मेंबर है जो इस बात पर डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ओवरव्यू कैसा रहेगा, कैसे होगी मॉनेटरी पॉलिसी। 6 सदस्यों में जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं इसके, वो हैं आपके आरबीआई के गवर्नर। दूसरे मेंबर होते हैं इसमें आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है। तीसरे आरबीआई के एक मेंबर जिनको भी नॉमिनेट किया जाता है, वो भी एक्स ऑफिशियो हैं। तो 3 आपके तो आरबीआई से हैं, एक तो आरबीआई गवर्नर खुद हैं जो कि चेयरमैन है एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, दूसरे सदस्य जो हैं वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं और तीसरे आरबीआई के गवर्नर। ये तीनों आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। उसके अलावा अदर 3 मेंबर, जो दूसरे 3 मेंबर है, वो सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो टोटल 6 मेंबर की कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा ओवरव्यू, पूरा रोड मैप तैयार करती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कब आई। 16 में कमेटी बनी थी, सरकार ने सेक्शन 45Z 16 के तहत वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक रूपरेखा तैयार की, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तब से जो है आप देख रहे हैं कि 2 महीने में एक बार ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज, मौद्रिक समीक्षा रिलीज करती है। अब इसमें होता क्या है और इससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ रास्ते बताए गए हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर दी स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में कुछ रेट स्पेसिफाई की गई हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो CRR, SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स है जिसके बेसिस पे आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करता है कि वो कंट्रोल्ड रहे। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि एक आपका रेशो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। उसमें क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो के तहत आरबीआई के पास में बैंकों को, जो बैंक्स हैं जो वास्तव में हम सबसे डील करते हैं, डायरेक्टली हमको पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम वहां पे अपना कैश डिपॉजिट करते हैं और वहां से हम लोन भी लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट पब्लिक का कनेक्शन है वो बैंक से है, ना कि आरबीआई से। तो जो आपके बैंक्स हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशो, उसके तहत उनको पर्टिकुलरली जितना उनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका स्पेसिफिक परसेंटेज आरबीआई के पास में कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करना होता है, जिस पे उनको कोई ब्याज नहीं मिलता, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसी प्रकार एक स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो है जो आरबीआई डिफाइन करता है कि जो बैंक है उनको अपने NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कितना परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में रखना है, कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, कितना पैसा आपको रखना है रिजर्व में, जिसको आरबीआई लोन में, क्योंकि ये पैसा जब है आपका गोल्ड में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में जाएगा तो इस पैसे को आप लोन नहीं दे पाओगे। तो ये CRR, SLR, तो ये ऐसा क्यों किया गया? देखिए, असली पर्पस ये है कि लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना, लिक्विडिटी को सक करना। लिक्विडिटी यहाँ पे मनी है, पैसा है हमारे पास। सरकार, मान लीजिए आज की तारीख में एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बारिश हुई, मानसून आ चुका है, केरल में दस्तक दे चुका है, बहुत बारिश हुई और बारिश होने से मान लीजिए कि फसल तबाह हो गई, फसलें नष्ट हो गई तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो हैम्पर होगा, प्रोडक्शन हैम्पर होगा। आपके पास जो कमोडिटीज है उस कमोडिटीज की अमाउंट में रिडक्शन नोटिस किया जाएगा, कमी आएगी। अब एक तरफ आपकी जो कमोडिटीज है उसमें रिडक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में डिमांड है, जो हम लोग कंज्यूमर जो कि इन कमोडिटीज को, फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं डेली अपनी डाइट के अंदर, वहां पे तो कमी नहीं आई है। तो बेसिकली सप्लाई में और डिमांड में एक मिसमैच स्टैब्लिश हो गया है, डिमांड में और सप्लाई में एक मिसमैच स्टैब्लिश हो गया है। वो आपका इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जो है वो अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि डिमांड तो उतनी बनी हुई है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हैम्पर हो गया प्रोडक्शन। तो अब लोगों की जेब भरी हुई है, लोगों के पास पैसा है लेकिन सामान नहीं खरीद सकते, उसकी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हुई है। ऐसा मान लो किसी और चीज में होता है, आप कोई कार खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं आप, तो लोगों के पास पैसा है लेकिन क्या प्रोडक्शन उतना है, प्रोडक्शन किसी कारण से रिड्यूस हो गया लेकिन सप्लाई जो है उतनी बनी हुई है, तो ये आपका गैप है। अब इस गैप की वजह से क्या होगा, जो हमारे कंपनीज हैं
वो रेट्स बढ़ाती हैं। किसी प्रोडक्ट के रेट्स क्यों बढ़ाती हैं? क्योंकि पर्टिकुलरली एक सामान है, लेने वाले 10 ग्राहक हैं, किसको दें? तो रेट बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ना, महंगे बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन, उनकी मजबूरी है। या तो इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन बढ़ा दो बहुत तेजी से, पर प्रोडक्शन ऐसा नहीं अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए, उसकी भी कुछ सीमा लिमिटेशन होती है। और यहाँ पे जो डिमांड लगातार बनी हुई है, 7th पे कमीशन आया, 7वां वित्त जो है आपका आयोग अपनी सिफारिश जो अपना पेमेंट का 7th पे कमीशन अपनी सिफारिश करता है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी बढ़ने से क्या हुआ? मार्केट में पैसा आ गया है, लोगों के बटवे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या उसके प्रोपोर्शनेट आपका प्रोडक्शन बढ़ा है? प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है। तो ये दिक्कत, सप्लाई डिमांड मिसमैच, इसकी वजह से होती है महंगाई। ये बेसिक कॉज है आपका इन्फ्लेशन का, सप्लाई डिमांड में आपका इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। तो आरबीआई यहां पे कैसे करेगा? आरबीआई डायरेक्टली हमारा और आपका बैंक तो नहीं, हमारे बैंक तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हमारे बैंक है। तो बैंक क्या करते हैं? आरबीआई उन पर एक सीआरआर एसएलआर के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, जो कैश बैंक्स को आरबीआई के पास में रिजर्व रखना पड़ता है, उसको वो लोन में नहीं दे सकते। तो आरबीआई उसका रिजर्व का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। पहले मान लो 3% रिजर्व था जो अपने एनडीटीएल का जमा कर रहे थे बैंक आरबीआई के पास में, अब बढ़ा के वो 3 से 5% हो गया। तो जो टोटल बैंक के पास जो कैश है, डिपॉजिट है आम ग्राहक का, और जो डिपॉजिट में से कुछ एक राशि जो पहले जमा कर रहे थे, अब उसकी ज्यादा राशि, ज्यादा अमाउंट को जमा करनी पड़ेगी आरबीआई के पास में। तो बैंक के पास लोन में पैसा घुमाने के लिए, बैंक के पास लोन में पैसा घुमाने के लिए जो फंड था उसमें क्रंच आया, फंड वहां पे रिड्यूस हुआ। तो अब बैंक के पास कम पैसा है लोन में घुमाने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लोन पहले 10% 11% का था, वो 15% में अब एक आम ग्राहक को पड़ेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो पहले जो लोग ले रहे थे कम ब्याज दर पे, अब वो लोन लेने पे सोचेंगे कि यार लोन मिलना महंगा हो गया है, तो क्या करें? अपना वहां पे खर्चा लोन में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी थी ना, उसको आपने यहाँ पे क्या करा है? मार्केट से सक करने का प्रयास किया है, पैसा आपने खींचा है। अदरवाइज क्या होता कि लोगों की जेब भरी हुई है, लोगों का पैसा है, लेकिन सप्लाई, आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही, महंगाई बनी रहती। तो आपको लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट सक करना है। अगर लोन को हम सस्ता करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है, कम लोन की रेट, हर आदमी लोन लेता है, पैसा आ जाता है, लेकिन क्या सप्लाई है? नहीं है। तो सप्लाई डिमांड के मिसमैच को, जो डिस्टॉर्शन हुआ है, उसको वापस इक्विलिब्रियम में रीफिक्स करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइमरी एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, जो डायरेक्शंस देता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और फिर बैंक्स पे उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन, बैंक्स पे उसका असर आता है। तो ये चीज, तो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, चाहे एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सब क्या है? ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है और उसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक बेसिक बात थी। और आपका इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये टूल्स हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज रेट्स क्वांटिटी इन्वॉल्व है। एक टूल होता है क्वालिटेटिव, जहां पे नंबर इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे होते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी, उसमें भी आरबीआई काम करता है। तो लोन टू रेशियो में क्या होता है? लोन टू रेशियो में सपोज कि आप गए मुथूट फाइनेंस के पास में और आपने बोला कि मुझे चाहिए गोल्ड लोन, गोल्ड के बदले लोन। तो क्या करता है वो कि जो आपके इस तरह के फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से हैं, जो फाइनेंशियल बीच के ये जो एजेंसीज हैं, ये आपका गोल्ड लेंगे और गोल्ड के बदले आपको लोन देंगे। लेकिन जो गोल्ड की ओरिजिनल वैल्यू मान लो 60,000 है, तो अगर ये आपको 60,000 का जो गोल्ड है 60,000 ही लोन में दे दें, तो उनको क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा। तो ये अपना मार्जिन रखते हैं, 60,000 लोन की ओरिजिनल वैल्यू है, उसके बदले आपको 50,000 का ये पैसा पास करते हैं, ठीक है। तो लोन टू वैल्यू, लोन को वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई वहां पे डायरेक्शन देता है कि इस तरह की फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, जैसे कि ये गोल्ड लोन देने वाली जो एजेंसीज, ये इनका लोन टू वैल्यू रेशियो उसमें वेरिएशन आएगा। अब उस गोल्ड के बदले जो लोन में पैसा मिलेगा वो आपको कम मिलेगा महंगाई के केस में। और डिफ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, वहां पे आपको लिक्विडिटी को मार्केट में इन्फ्यूज करना है, वहां पे जस्ट रिवर्स मेथड अपनाएंगे। वहां पे आपकी पॉलिसी होगी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना, लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ाना।
तो दो टूल्स आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के, फर्स्ट आपका क्वांटिटेटिव जिसके तहत सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ये कंट्रोल करता है रेट्स, इनका असर बैंक पे पड़ता है, बैंक इस रेट्स को पास ऑन करते हैं आम कस्टमर, अल्टीमेटली कस्टमर पे इसका पास ऑन होना है। दूसरा आपका टूल है क्वालिटेटिव, जहां पे कोई नंबर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पे बैंक इनडायरेक्टली रोल कर रहा है। वो इस तरह की फाइनेंशियल एजेंसीज जो कि गोल्ड लोन देती हैं, गोल्ड के बदले लोन, L2E रेशो, लोन टू रेशो, वहां पे वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन दोनों से लड़ने की दवाई आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल के थ्रू अडॉप्ट करता है, और ये 6 सदस्यीय कमेटी है आपकी जिसमें आरबीआई गवर्नर है इसका। तो आज ही के दिन, इनफैक्ट आज ही मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करी है, आप देखिएगा वहां पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंजेस किए हैं। तो ये बेसिक है, इसका आरएस के प्री में और आरएस के मेंस में दोनों के सिलेबस में आपका मॉनेटरी पॉलिसी कवर्ड है। तो इस टॉपिक को ढंग से कीजिएगा। यस और सर। कुछ चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे आप? सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए इसके टॉपिक अन पे अकेडमी सर। के बारे में कुछ जानकारी, अन अकेडमी जुड़े हुए जिसके बारे में कुछ फैक्ट आप जानना चाहें, अन अकेडमी से कोई यस सर। जो समस्या आपकी हो तो हम रिजॉल्व कर सर पाए। अभी तक मैं सर अभी तक मैं यूट्यूब पे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स पे देखा जाए, बट सर मैं चाहता हूँ कि सब प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक्सप्लेन करें कैसे मैं सब्सक्रिप्शन ले सकता देखिए, हूँ ये तो। जो आपका डाउट है, कई हम लोग यूट्यूब में लेक्चर लेते हैं, ऑल्दो हम शुरू की स्लाइड में बताते हैं अन अकेडमी के प्लस के बारे में। तो हमारा जो आरपीएससी का जो आरएस का एग्जाम है, जो प्लेटफॉर्म हमारा आरपीएससी का है, वहां पे हमने क्या करा है, बहुत ही नॉमिनल फी बेसिस पे, जिसमें छात्र को कोविड के समय में दिक्कत ना हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम सारे लेक्चर, सारे वीडियो, सारे पीडीएफ हर टॉपिक के प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो हमारे जो कोर्स है अन अकेडमी का प्लस, उसकी 2 साल की फी है 8400, 8,400 रुपए 2 साल की फी। उसमें भी आप कोड, जैसे मेरा कोड NAV10, मेरा कोड NAV10 है, और हमारे साथ ही एजुकेटर्स के कोड भी हैं। कोड इस्तेमाल करने से आपको फीस में 10% रिडक्शन होता है, तो 2 साल की फीस हो जाती है आपके कोड यूज करने के बाद 7,560 रुपए। तो आप गूगल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी का आप डाउनलोड करो, वहां पे आरपीएससी कोर्स का चयन करो, आरपीएससी कोर्स का करने के बाद रेफरल कोड जैसे मैंने बताया आपको NAV10 को इस्तेमाल करोगे, आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल तक आप सारे एजुकेटर्स के इंक्लूडिंग मी वीडियो पीडीएफ देख पाओगे। और प्लस के बारे में खासियत ये होती है कि प्लस में यूट्यूब की तरह आपके पास लिंक रहेगा, आप किसी कारण से लाइव क्लास नहीं देख पाओ, किसी काम में बिजी हैं आप, तो आप फ्यूचर में बाद में कभी भी उस लेक्चर को देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो कोविड के समय ऑफलाइन कोचिंग करना थोड़ा सेफ नहीं है, ऑफलाइन सेंटर्स बंद भी हैं, यहाँ पे एक ही मंच पे मल्टीपल एजुकेटर्स मल्टीपल टॉपिक्स के लिए आपको तमाम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है, और हम हमेशा एफर्ट करते रहेंगे इस मंच के माध्यम से कि आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट एवं आउटकम दे सकें। तो कार्तिक जी, और कोई भी डाउट हो आपका, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हम यहाँ पे प्रयास करेंगे आपके जैसे तमाम लर्नर्स का जो जुड़ेंगे इस मंच पे, कि उनको उनकी समस्याओं को, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, हम उसको सॉल्व करने के यहाँ पे प्रयास करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका इस मंच जुड़ने के लिए, और आपका आने वाले RS 2021 के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका थैंक यू करियर सर, थैंक ब्राइट यू हो। सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।